नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकन सिविल वॉर और ये हमारा अमेरिकन रेवोल्यूशन के एपिसोड्स को मिला के एक लास्ट एपिसोड होगा और उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स अदर टॉपिक्स सच एज फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू कैन कॉल इट एज अ सप्लीमेंट्री मूवमेंट टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। मतलब ये हुआ ऑलमोस्ट 180-90 ईयर्स लेटर है, बट इसको कंसिडर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस, two major limitations that we discussed, and one of the limitations of अमेरिकन रेवोल्यूशन दैट वी डिस्कस्ड वॉज कि जो फ्रीडम थी दैट वॉज नॉट एक्सटेंडेड टू स्लेव्स, अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स इन द सदर्न स्टेट्स। तो ऐसा फील होता है कि जो अमेरिकन रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स थे जिन पे वो फॉर्म हुआ था, वी द पीपल, तो वी द पीपल में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल को नहीं इंक्लूड करते हैं तो वो एक तरीके से अधूरी बात रह जाएगी। और इसलिए अमेरिकन सिविल वॉर नीड्स टू बी सीन एज आई सेड सप्लीमेंट्री टू अमेरिकन रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट वर द इश्यूज दैट लेड टू अमेरिकन रेवोल्यूशन? तो सबसे पहले तो एक मोरालिटी या नैतिकता बेस्ड इशू है। और इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ के जो स्टेट्स थे अमेरिका में, उन्होंने स्लेवरी को इनह्यूमन डिक्लेयर करा, इमोरल डिक्लेयर करा, वेयर एज द सदर्न स्टेट्स कॉल्ड इट मॉरल एंड ऑल्सो सेड दैट इट वॉज सपोर्टेड बाय बाइबल। बट इसके अलावा तो मॉरालिटी तो एक बेसिस है ही, बट इसके अलावा उसके इकोनॉमिक और कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस भी थे। तो इकोनॉमिक रीजंस क्या थे? The economic reasons were कि northern states जो थे they were moving fast towards industrialization, और जो कोई industrialization की तरफ move करेगा they will and therefore they believed basically in the freedom of labor, है ना। उनको ये जो जैसे slaves जो थे वो तो बंधुआ मजदूर थे, बंधे हुए थे एस्टेट से, उन पे मोबिलिटी उनके पास बिल्कुल भी नहीं थी बिकॉज दे वर रेस्ट्रिक्टेड। तो नॉर्दर्न स्टेट्स का कहना ये पड़ता था कि लेबर फ्रीली मूवेबल और मोबाइल होना चाहिए एंड दे कैन देयरफॉर गो वेर एवर दे वॉन्ट टू एंड वर्क वेर एवर दे वॉन्ट टू, वेर एज द सदर्न स्टेट डिड नॉट टॉक अबाउट और डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस दैट। क्यों? क्योंकि सदर्न स्टेट्स का जो मेन स्टे था वो था कॉटन एंड फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोड्यूस होता था, और कॉटन जो बहुत मेजर प्रोडक्शन था वो उनका मेन स्टे था उनकी इकोनॉमी का, और उसके लिए दे नीडेड लेबर इन बिग नंबर्स। तो दे वर नॉट सपोर्टिव ऑफ दिस होल आइडिया ऑफ लेबर मोबिलिटी। दूसरी बात क्या थी? नॉर्दर्न स्टेट्स वांटेड प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंडस्ट्रीज। तो ये तो इशू जो हमने पहले भी डिस्कस करा था, वेयर देयर वर टू साइड्स, फेडरल एंड नॉन फेडरल। वन साइड वांटेड फेडरेशन जिससे उनके इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल सके, तो यही का यही जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे ये अभी भी यही चाहते थे कि प्रोटेक्ट करा जाए इंडस्ट्रीज को, वेयर एज सदर्न स्टेट सेट कि अगर प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो उनका कॉस्ट ऑफ परचेसिंग, वो लाइक कॉस्ट ऑफ परचेसिंग दैट गुड विल बी हायर। तो इसलिए भी एक इकोनॉमिक, देयर वाज इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन नॉर्दर्न एंड सदर्न स्टेट। तीसरा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस था। कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंस कैसे था? जैसे ही अमेरिका आजाद हुआ तो सबसे पहले शुरू हुआ एक्सपांशन टुवर्ड्स द वेस्ट साइड। अभी वेस्ट में आप देखिए वो 13 कॉलोनीज तो इनिशियल कॉलोनीज थी, और वेस्ट में अभी बहुत बड़ा एक ज्योग्राफिकल एरिया था जो अनक्लेम्ड था। तो अभी दैट इज वेयर दिस होल आइडिया ऑफ मैनिफेस्ट डेस्टिनी, मतलब भाग्य से साक्षात्कार। तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी के नाम पे अभी वेस्ट में खूब एक्सपांशन स्टार्ट हुआ। अब नया जब एक्सपांशन हो रहा है तो देयर वर, जैसे हमने कहा था, देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स इन अमेरिका एट दैट टाइम। वन वर फ्री स्टेट्स
where there was no slavery and the other were slavery states जहाँ slavery थी. तो अभी जब वेस्ट में एक्सपेंशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट तो ये भी आ रहा है ना कि द न्यू स्टेट्स दैट विल बी फॉर्म्ड, विल दे बी कॉल्ड स्लेवरी स्टेट्स और विल दे बी कॉल्ड फ्री स्टेट्स. और अगर फ्री स्टेट्स या स्लेवरी स्टेट्स कहलाए गए तो उनका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में शेयर बढ़ जाएगा, है ना. अगर ज्यादा मान लो स्लेवरी स्टेट्स ज्यादा हो गए तो नाउ दे विल हैव मोर रिप्रेजेंटेशन इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इसके कारण भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ. और इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस टेंशन्स जो हो रहे थे, इनमें एक कॉम्प्रोमाइज लाया गया शुरू में जिसको मिजूरी कॉम्प्रोमाइज कहा जाता है. एंड मिजूरी कॉम्प्रोमाइज में ये हुआ कि 1803 में, आपको ये समझना जरूरी होगा मिजूरी कॉम्प्रोमाइज को समझने के लिए, कि 1803 में एक लुइजियाना परचेज हुआ था. और लुइजियाना परचेज में क्या हुआ था कि फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक से, तब तक वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी है ना, तो वहां पे फ्रेंच फर्स्ट रिपब्लिक है, नेपोलियन है अभी वहां पर. तो उसने क्या करा, $15 मिलियन में लुइजियाना को अमेरिका को बेच दिया. अब ये जो लुइजियाना है, ये करंट स्टेट ऑफ लुइजियाना नहीं है सिर्फ, ये बहुत बड़ा एरिया था. दिस वाज अराउंड 21,40,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया. एंड इट इंक्लूडेड, अगर आपको थोड़ा भी अमेरिकन स्टेट्स या ज्योग्राफी के बारे में पता हो, तो इट इंक्लूडेड कैंसस, ओक्लाहोमा, आर्कनसॉ, आयोवा, मिनेसोटा, लुइजियाना, पार्ट ऑफ कोलोराडो, both the Dakotas, North and South Dakotas, and Montana and Wyoming. ये सारे स्टेट्स इस लुइजियाना परचेज में अमेरिका के पास आ गए. अब जब ये सारे स्टेट्स आ गए तब वही लड़ाई शुरू हो गई कि कौन से स्टेट्स स्लेवरी वाले स्टेट्स होंगे, कौन से स्टेट्स फ्री स्टेट्स होंगे. तो वहां पर एक मिजूरी कॉम्प्रोमाइज हुआ. और मिजूरी कॉम्प्रोमाइज में क्या कहा गया कि ऑल द स्टेट्स, all the lands north of 36 degree 30 minute parallel जो है of Louisiana Purchase, all the states of Louisiana Purchase north of 36 degree 30 minute parallel, वो सारे वहां पर स्लेवरी प्रोहिबिटेड होगी. और मिजूरी को स्लेव स्टेट की तरह एडमिट कराया जाएगा एंड मेन विल बी एडमिटेड एज अ फ्री स्टेट. तो ये एक मिजूरी कॉम्प्रोमाइज होता है, बट इसके बावजूद लड़ाई एंड टसल लगातार चलते ही रहती है. जैसे कैलिफोर्निया जब पहली बार इंक्लूड किया जाता है तो इट इज इंक्लूडेड एज अ स्लेवरी स्टेट, बट देन लेटर ऑन इट बिकम्स अ फ्री स्टेट, है ना. तो ये सारी ये बहुत डीप कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो लगातार चल रहे थे, है ना. तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी जो हमने डिस्कस करा, और इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट भी है बिटवीन द नॉर्थ एंड सदर्न स्टेट्स. अब क्या होता है, बाय द टाइम यू आर इन 1850s, तो अब हुआ है कि अब जो स्टांस है टुवर्ड्स अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये एक अग्रेसिव स्टांस बनने लगता है. और यहां पर मैं एक बात करना चाहूंगा ऑफ लिटरेचर, ऑफ टाइप ऑफ लिटरेचर कॉल्ड प्रोटेस्ट लिटरेचर. ये एक टाइप ऑफ लिटरेचर है. और इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सनालिटी, कोई एक ऐसा चीज, ऐसी बुक या पैम्पलेट या कोई आर्टिकल लिख देता है जिसके कारण उस समय का जो एक वातावरण है उसमें एक आग सी लग जाती है. और हमने वर्ल्ड हिस्ट्री के ही सीरीज में वी टॉक्ड अबाउट 95 थीसिस बाय मार्टिन लूथर किंग. तो उसको आप एक प्रोटेस्ट लिटरेचर कह सकते हैं कि उस समय की जो मान्यताएं थी, बिलीव्स थे, उसको भयंकर तरीके से चैलेंज कर दे कोई लिटरेचर. तो 95 थीसिस बाय मार्टिन लूथर किंग एक एग्जांपल है. सिमिलरली अगर आप सोचे, अब भी हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन में थॉमस पेन का एक कॉमन सेंस नाम का जो पैम्पलेट था, वो उसकी डिस्कशन करा था. तो वो भी एक प्रोटेस्ट लिटरेचर है कि उसको पढ़ के सडनली लोगों में अवेयरनेस आ जाती है, सडनली लोगों में एक प्रोटेस्ट का इमोशन जाता है. वैसे ही इन्वायरमेंट मूवमेंट जो है, उसमें एक जो बहुत बड़ा लैंडमार्क
पीस था वो था, एक किताब लिखी थी रेचल कार्सन ने, साइलेंट स्प्रिंग। तो उसने कहते हैं दैट किक्ड ऑफ द एनवायरनमेंट मूवमेंट इन द वर्ल्ड, है ना। तो वो भी एक प्रोटेस्ट लिटरेचर में ही वो बहुत बड़ा एक एक पीस ऑफ प्रोटेस्ट लिटरेचर है। और वैसे ही इस जमाने में 1857 के अराउंड हैरियट बीचर स्टोव का एक जो बहुत फेमस बुक था वो था अंकल टॉम्स कैबिन। उन्होंने ये बुक लिखा और ये बुक बिकेम द बेस्ट सेलिंग नॉवल एंड सेकेंड बेस्ट सेलिंग बुक आफ्टर बाइबल, ऐसा कहा जाता है, इन 19th सेंचुरी अमेरिका। और इस बुक में इन्होंने जिस तरीके से घटनाओं का विवरण किया है, ये अंकल टॉम जो है ये एक अफ्रीकन अमेरिकन बूढ़े की कहानी है और इनके अराउंड सब चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं। और इस किताब ने सडनली जो एक इमोशन होता है अगेंस्ट स्लेवरी एंड इन सपोर्ट ऑफ अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस दिया। और मैंने शायद कहा 1857 में पब्लिश हुई थी, नहीं वो फैक्ट गलत है, इससे पहले ही पब्लिश हो चुकी थी ये किताब। बट 1857 1860s तक आते आते ये किताब बहुत ज़्यादा इसने अवेयरनेस फैला दी, इसने लोगों के मन में एक ऐसी भावना जगा दी दैट दिस शुड बी, स्लेवरी शुड बी अबॉलिश्ड। और ऐसा नहीं था कि अब नॉर्थ में ही ये इमोशन था, देयर वर पीपल हु वर कमिंग टू सपोर्ट दिस फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, है ना। फिर 1857 में एक लैंडमार्क डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये एक्चुअली लैंडमार्क इन अ नेगेटिव सेंस दे दिया। ड्रेड स्कॉट वर्सेस सैनफोर्ड करके एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एक्सटेंड अमेरिकन सिटीजनशिप टू द पीपल ऑफ ब्लैक अफ्रीकन डिसेंट। मतलब साफ साफ बोल दिया कि जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग हैं उनको सिटीजनशिप एक्सटेंड ही नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे भावनाएं और भड़क गई, है ना। ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्लॉट ऑन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अगर उनकी हिस्ट्री में जाकर देखा जाए तो ये थोड़ा धब्बा सरीखा है ये डिसीजन, है ना। और बस अब मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका था। नाउ इमीडिएट रीजंस के तौर पे देखें वॉज द इलेक्शन ऑफ अब्राहम लिंकन टू प्रेसिडेंसी। अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट थे, है ना। ये बात मतलब मुझे ऐसा लगता है लोगों को पता नहीं होती है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी, आज की रिपब्लिकन पार्टी को लोग देखते हैं और एसोसिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी लोगों के लिए, टू एसोसिएट अब्राहम लिंकन टू रिपब्लिकन पार्टी। बट अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन कैंडिडेट थे और उन्होंने शुरू से ही अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की बात कही। एंड ही जो दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा था दैट वाज प्रोटेक्शन ऑफ अमेरिकन बिजनेसेस। इसलिए नॉर्दर्न स्टेट में इनको बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला, है ना। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे बयान भी दिए जिन्होंने एकदम इन्होंने क्लियर कर दिया था कि ये ही विल गो फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। इन्होंने एक लेटर में टू अल्बर्ट हॉजेस कहा था, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग नथिंग इज रॉन्ग, है ना। तो ये काफी एम्फेसिस डाल रहे थे इस बात पे। बट इन्होंने जो मेन चीज एम्फेसाइज करी वो ये कहा कि वी हैव टू यूनिफाई द नेशन विच इज करंटली डिवाइडेड ऑन द आइडिया ऑफ स्लेवरी। तो इन्होंने नेशन के यूनिफिकेशन को भी बहुत फ्रंट एंड सेंटर में रखा। एंड देन व्हेन ही वाज इलेक्टेड फाइनली, तो उन्होंने ओथ भी नहीं लिया था व्हेन साउथ कैरोलिना डिक्लेयर्ड दैट दे वांटेड टू गो सेपरेट फ्रॉम द यूनियन। वो अलग जाना चाहते हैं और साउथ कैरोलिना की लीड लेके 11 स्टेट्स इन द साउथ फॉलोड, है ना। वो उन्होंने अपना एक अलग कॉन्फेडरेसी बना लिया और उस कॉन्फेडरेसी के प्रेसिडेंट को उन्होंने खुद ने इलेक्ट कर लिया, है ना। जेफरसन थॉमस जो है उनको उन्होंने प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया उस कॉन्फेडरेसी का। और अब यहां से यूनियन वर्सेस कॉन्फेडरेसी का जो अमेरिकन सिविल वॉर है 1861 का वो शुरू हो जाएगा। और इस वॉर में आपने अगर अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ा हो या कोई मूवी, उनके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी लिंकन जो बनी थी जिसमें डैनियल डे लुइस ने अब्राहम लिंकन का रोल प्ले करा है, अगर वो भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। काफ़ी अच्छी मूवी बनी है वो।
तो इसमें अब्राहम लिंकन का रोल बहुत मतलब पिवटल था ऑफ कोर्स। और कैसे पिवटल था? तो उन्होंने बेसिकली ही प्रोक्लेम दैट यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इज एन अनडिवाइडेड यूनियन ऑफ अनडिवाइडेड स्टेट। तो बहुत ज्यादा एम्फेसिस डाला ऑन नेशंस यूनिटी, है ना। एंड ही सेड things on the line of, if we can save the union by abolition of slavery, we will do that, and if we can save the union without abolition, we will do that. तो उन्होंने बार बार ही बेसिकली उन्होंने इशू को ही चेंज कर दिया, उन्होंने इशू को ही बदल दिया। उन्होंने अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को फ्रंट एंड सेंटर ना रखते हुए यूनियन को साथ रखने का, यूनाइटेड रखने के मुद्दे को फ्रंट एंड सेंटर लाके खड़ा कर दिया। And he ensured that civil war was initiated by southern states. और फिर जब वॉर शुरू हो गया तो in the middle of the war in 1863 he declared the abolition of slavery to weaken the war efforts of the southern states of America. Confederacy के war effort को weaken करने के लिए ये उन्होंने right in the middle of war declare करा। Finally 1865 में सिविल वॉर एंडेड एंड बाय 1877 बोथ साउथ एंड नॉर्थ स्टेट्स वर यूनिफाइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है। लोगों को बहुत बार लगता है कि पर्ल हार्बर का अटैक या 9/11 के अटैक्स वर यू नो टाइम्स ऑफ ग्रेट इमरजेंसी फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट अगर आप ध्यान से देखें तो सिविल वॉर was the time of great emergency. अगर सिविल वॉर में यूनिफिकेशन नहीं हो पाता तो शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वैसा नहीं दिखता जैसा आज हमें दिखाई देता है। और फिर से मेरा सबको एक कहना पड़ेगा कि आप डेफिनेटली अब्राहम लिंकन के रोल के बारे में उसमें पढ़िए। ये बहुत ही मतलब बहुत चतुरता, बहुत चालाकी उन्होंने दिखाई है। फिर मैंने जैसे कहा आप मूवी को देखिए, अगर आपने लिंकन मूवी नहीं देखी है तो बहुत अच्छी मूवी है, उसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चैलेंजेस को डील करा और कैसे उन्होंने मनूवर करा ड्यूरिंग द सिविल वॉर। एंड ही अबॉलिश स्लेवरी एंड ऑल्सो लेट द यूनियन मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स टू विक्ट्री एंड अल्टीमेटली टू द यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। अब इवैल्यूएट करेंगे अगर हम सिविल वॉर को, तो जैसे मैंने कहा प्रोटेक्टिंग द यूनियन इसका एक बहुत बड़ा खतरा था, बट अल्टीमेटली दिस एंडेड वेल एंड बोथ द साइड्स वर यूनिफाइड इनटू वन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा इसका एक इकोनॉमिक साइड है ना, कि जैसे अबॉलिशन हुआ तो मैंने जैसे कहा कि जो सदर्न स्टेट थे, द अबॉलिशन कंपेल्ड देम टू मूव टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि जो कॉटन एंड फूड प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी थी वो तो गड़बड़ा गई, है ना। तो अब इट कंपेल्ड देम टूवर्ड्स इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अल्टीमेटली लेड टू द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ अमेरिका। और इसलिए द टाइम बिटवीन 1870 टू 1970 वाज अ पीरियड ऑफ ट्रेमेंडस इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर हमको एक डेरोगेटरी टर्म भी डिस्कस करनी चाहिए जिसको रॉबर बैरन कहा जाता है। ये उन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये टर्म बनाई गई थी जिन्होंने बहुत एक्सेसिव कंट्रोल्स, मतलब जिनका बहुत एक्सेसिव कंट्रोल और इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स पे, और जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लॉबिंग कर करके अपने फेवर में लाना चाहा। बट इसमें कहते हैं कि थोड़ा सा हार्शनेस भी है इस टर्म को ऐसा बोलने में। क्योंकि दीज इंडस्ट्रियलिस्ट काइंड ऑफ ensured that America becomes the economic superpower। तो कौन थे इनके नाम आपने सुन रखे होंगे अलग अलग तरीके से। जॉन डी रॉकफेलर जो स्टैंडर्ड ऑयल, चार्ल्स श्वाब स्टील इंडस्ट्री के मालिक, जेपी मॉर्गन जो बैंकिंग में थे, एंड्रू कार्नेगी फिर से स्टील, वैंडरबिल्ट रेल रोड। तो रेल रोड, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, इनमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड। और 19th सेंचुरी की एक और खास बात यह थी कि यूरोप अडॉप्टेड फ्री ट्रेड मॉडल, एंड फ्री ट्रेड दे ऑल्सो इम्पोज्ड ऑन द कॉलोनीज।
whereas America adopted the protectionist policy, protecting their businesses for almost 60 to 80 years. उन्होंने ये protectionist policy adopt करी, due to which by the end of it America became the economic superpower in the वर्ल्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जैसे जैसे हम 19th सेंचुरी में आगे बढ़ते जाएंगे, ब्रिटेन से धीरे धीरे आप देखेंगे ब्रिटेन के साथ साथ जर्मनी और अमेरिका, ये दोनों इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के लिए कंपटीशन करने लगेंगे. साथ साथ एक और जो चीज हुई was the improvement in the global image. ये एक इवैल्यूएशन पॉइंट रहेगा सिविल वॉर का कि ग्लोबल इमेज में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ. जो मैंने मोरालिटी वाली एक बात कही थी उसके कारण डेफिनेटली देयर वाज एन इंप्रूवमेंट इन ग्लोबल इमेज. एंड फाइनली एक जो बात हमें कहनी होगी कि सिविल वॉर के बाद जो अबॉलिशन एक आउटकम निकला, उसमें 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिशन हुआ, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. 14th और 15th अमेंडमेंट से सिटीजनशिप और पॉलिटिकल राइट्स भी रिजर्व किए गए. बट देयर इट विल बी अनदर 200 years. ये अबॉलिश होने के बावजूद बहुत आगे चल के इसमें बहुत बड़ा इतिहास है ना. आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आगे चल के फिर जिम क्रो लॉज आएंगे, उसके कारण से फिर से ये शुरू हो जाएगा और इट वुड बी अनदर 200 years अंटिल सिविल राइट मूवमेंट्स बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर. तब जाके बहुत कुछ बड़ा मतलब कुछ बदलाव आना शुरू होगा. और अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं या किसी न किसी प्रकार से अमेरिकन उससे अगर आपका कोई जुड़ाव है तो आपको समझ में आएगा कि ये जो टेंशन्स हैं ये अभी भी बरकरार हैं. देयर इज स्टिल दैट फियर ऑन बोथ द साइड्स. तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत डीप इशू है इन द सोशल फैब्रिक. इट्स एम्बेडेड इन द सोशल फैब्रिक जो अभी भी अच्छे से एड्रेस करना जरूरी है. और धीरे धीरे किसी न किसी कारण से बीच बीच में इस पे इरप्शन होते ही रहता है. आज इस एपिसोड के साथ मुझे लगता है कि हमारा जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का जो डिस्कशन था वो यहां पर समाप्त होता है. इसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा, इसमें हमने सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन डिस्कस करा, फिर उसके हमने डिटेल में कॉजेज डिस्कस करे, फिर हमने मेन जो अमेरिकन रेवोल्यूशन थी वो उसमें क्या हुआ, क्या क्या इवेंट्स थे, उसके क्या बड़े क्या इंपॉर्टेंस था, क्या लिमिटेशंस थी, वो सारी चीज़ें डिस्कस करी. फिर हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करा एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अमेरिकन सिविल वॉर इन टुडेज एपिसोड. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.